हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आउटसोर्स कर्मियों को लेकर नई नई अपडेट वीडियो के माध्यम से बताती हूं। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ आदेश। आपको पता है, हमारे आज की वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील, अधिवक्ता जिनको बोलते हैं, वो बैठे हुए हैं। उन्होंने आपके लिए क्या नियम बने हुए हैं, क्या क्या लाभ मिलने वाला है, क्या क्या सुख सुविधाएं संविदा कर्मी में होने के बावजूद भी मिलने वाली है, इन बातों को, वो क्या क्या अधिकार आपके लिए हैं, वो इन बातों को अच्छी तरह से आपको बताएंगे और आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं संविदा कर्मी में होने के बाद भी। क्या क्या लाभ हैं आपके, क्या क्या अधिकार हैं, कौन कौन से लाभ आपको मिलेंगे आउटसोर्स कर्मी होने के बावजूद भी, सारी जानकारी आज के वीडियो मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही अब तो ये भी कह दिया गया है कि चाहे आप परमानेंट हो या आप संविदा में हैं, दोनों में आपको एक ही लाभ मिलने वाला है, एक ही सुख सुविधाएं मिलने वाली है। इसलिए आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो और अपने अधिकारों को जान ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से कहना चाहूँगी, अगर आप आउटसोर्स कर्मी हैं और आपको निकाल दिया गया है किसी जॉब से या निकालने की बात कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। साथ ही आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके ज़िले की जानकारी वीडियो के माध्यम से बता सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एप्लीकेबल नहीं होती, जो कानून में प्रोवाइड होता है वो सब कुछ मिलेगा, यानी उसका कि हकदार कोर्ट है। जाने का रास्ता जो है वो खुला हुआ है जी। बहुत अच्छा बताया कि कानून में स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया है। वॉइड अब इनिशियो है, वो पहले दिन से ही गलत है। अगर आप कह दें कि मैं आपको, मतलब किसी भी व्यक्ति को 500 रुपए रोज पे रख रहा हूँ, मिनिमम वेज अगर हमारे देश की, हमारे एक राज्य की जो है वो अगर 1,000 रुपए है, तो आप 500 में नहीं रख सकते, शिकायत के काबिल हो जाएगा। सिमिलरली वो कह दें कि हम किसी भी तरीके से ESI, CPF इत्यादि को नहीं करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट ऐसा एंटर कर जाते हैं, तो वो खराब है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड है। तो ये बड़ा स्पष्ट है, ये हमारे श्रमिकों को समझना चाहिए, हमारे जितने भी लेबर जो काम कर रही है उनको ये जानकारी होनी चाहिए और आपके माध्यम से ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर इस तरीके का कोई उनके अहित वाला कोई अगर संविदा होती है या कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो संविदा निरस्त की जाती है अगर आप न्यायालय में जाएंगे। जी बिल्कुल। जी, एक छोटी सी चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा। आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हम साइन कर देते हैं और जो उद्योगपति हैं वो भी समझते हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, हमने सारी जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर पे डाल दी है। लेकिन जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, जिसके पास अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट लेबर जिसके यहाँ काम कर रहा है, जिम्मेदारियाँ उसकी अल्टीमेटली हैं। जब मैं प्रोविडेंट फंड विभाग में कमिश्नर के रूप में काम करता था, तो ऐसे बहुत सारे केस हमारे पास आते थे कि जो कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर हैं उनको प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी या उसको जो लाभ है वो नहीं दिए जा रहे। तो उसमें फिर फैसला यही होता था कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं दिया है तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रहेगी और करोड़ों रुपए का फिर उनको जो मालिक हैं या उद्योगपति हैं उनकी डिमांड असेस होती है और उनको वो पैसा देना पड़ता है। तो पहले ही जब आप शुरू में कॉन्ट्रैक्टर को रखें तो आप ये सारी चीज़ें सुनिश्चित कर दें कि उसके पास ये प्रोविडेंट फंड ESI का बाकायदा पैसा जमा हो रहा है, आपके यहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ना कॉन्ट्रैक्ट लेबर को प्रॉब्लम हो और ना आपको किसी तरह की। और शायद इसी वजह से इसमें प्रावधान है कि अगर आप दे रहे हैं सैलरी तो एक प्रतिनिधि होना चाहिए कंपनी का, उसके सामने दे। बहुत अहम बात इन एडिशन टू रामवीर जी के बताना चाहूंगा कि जब भी एक देखिए कई रिटर्न्स फाइल करनी होती है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो लेबर सप्लाई कर रहा है, उसको एक फॉर्म जमा करना पड़ता है, फॉर्म A है शायद वो, जिसमें कि जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर है, प्रिंसिपल एम्प्लॉई है, उसके दस्तखत होते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने तमाम जो लॉज हैं, जो आधारभूत लॉ हैं, जैसे मैंने बताया कि 140 से ज्यादा लॉज हैं जो तरह तरह से हमारे श्रमिकों को, हम वेलफेयर स्टेट है, मैं दोबारा कह रहा हूं इस बात पे, तो वो प्रोटेक्शन देते हैं। और अगर हर कानून में यह वर्णित है, ये बहुत अहम बात है, हर कानून में यह वर्णित है कि अगर
कहीं पे वॉयलेशन है तो किसी भी तरीके से श्रमिक को कॉन्ट्रैक्टर के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर या फिर प्रिंसिपल एम्प्लॉय, अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर रहा है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉय को ये करना पड़ेगा। तो एक बहुत ही अच्छा कानून है। प्रिंसिपल एम्प्लॉय भाग नहीं सकता कि मैंने कॉन्ट्रैक्टर रख लिया तो अब मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। रहे हैं कि मैं 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर था और 2.5 साल बिताने के बाद अचानक से एक दिन एचआर ने रेजिग्नेशन मुझसे मांगा है। मैं जानना चाहता हूं कि मुझे टर्मिनेशन लेटर लेना चाहिए या मुझे रिजाइन कर देना चाहिए। फिलहाल मैं छुट्टी पर हूं। इनके लिए क्या इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है लेकिन उससे पहले इन्हें नौकरी से हटाया गया है। देखिए, इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे इनका 3 साल का है। उसी कॉन्ट्रैक्ट में ये होगा कि क्या कितने पीरियड का नोटिस देके व्यक्ति, दोनों पक्ष अगर ये छोड़ना चाहें तो कितना समय का नोटिस देंगे, वो इनको हटाने के लिए कहेंगे तो कितना बड़ा नोटिस देना होगा। पहली चीज उस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे ये निकालें कि क्या इनका नोटिस पीरियड है, वो इनको देना पड़ेगा, और क्या कारण है उनको निकालने का। अकस्मात फोर्सफुली नहीं निकाला जा सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के आधार पे अगर ये 2 महीने का नोटिस है या 3 महीने का नोटिस है और उसका वर्णन है तो इनको वो जो सहायता है वो अवश्य मिलेगी। रामवीर जी ये भी पूछ रहे हैं कि मुझे रिजाइन लिखने को कहा गया है, रेजिग्नेशन लिखने को कहा गया है, तो मैं रेजिग्नेशन दे दूं या मुझे उनसे टर्मिनेशन लेटर मांगना चाहिए? क्या ये लेबर कोर्ट में इसे लेकर कुछ अहम स्टैंड बनता है क्या कि आपने खुद रिजाइन कर दिया? क्योंकि जनरली यही होता है, एचआर आपको बुलाते हैं और आपसे कहा जाता है कि अब आपकी सेवा हमें नहीं चाहिए, आप रिजाइन कर दीजिए। तो इसमें कुछ टेक्निकल है क्या जो मदद कर सकती है हमारे दर्शकों को? देखिए, संजय जी ने जैसा बताया कि ये निर्भर उस पे करेगा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरह का है और किस तरह का आपका जो नेचर ऑफ ड्यूटीज़ हैं जी। अगर आप खुद से इस्तीफ़ा दे देते हैं, खुद से रिज़ाइन कर देते हैं, इसका मतलब दोनों पार्टीज़ में कर्मचारी और एम्प्लॉयर के बीच में एक सहमति है कि मैं अपनी मर्जी से त्यागपत्र दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपको एम्प्लॉयर टर्मिनेट करता है तो फिर एम्प्लॉयर की कुछ जिम्मेदारियां हैं, जैसा संजय जी ने बताया कि जो नोटिस पीरियड है या तो नोटिस दिया जाए उसको, या नोटिस नहीं देते हैं तो उसके एवज में 2 या 3 महीने या 1 महीने का जो भी नोटिस पीरियड है उसकी सैलरी, उसका वेतन उसको कर्मचारी को मिले। तो जैसा हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में आपका नोटिस पीरियड कितना है, उसमें क्या वर्णित है, उसके आधार पे ये इसका निर्णय होगा। यानी डिमांड नोटिस जो है वो एक एम्प्लॉय का अधिकार है, वो मांग सकता है। जी को जो अगर प्रसूति के समय मैटरनिटी के कितनी छुट्टी होनी चाहिए, इसके लिए कोई किसी एक साधारण व्यक्ति से नहीं पूछा गया था। मेडिकल बोर्ड ने बताया था कि एक नारी को जब एक बच्चा होता है उसके बाद कितना समय का उसको आराम करना चाहिए, बच्चे की देखरेख के लिए कितना समय होना चाहिए। और इसके अलावा हमें यहाँ पे ये भी नहीं भूलना है कि अब नए कानून के तहत अभी संशोधन हुआ, इवन पुरुष को भी जो पिता है उसको भी पैटर्निटी लीव दिया जाता है। और उस तो पिता का तो इनके हिसाब से अगर मैं चलूं तो पिता का तो कोई रोल ही नहीं है। दूसरी बात यह है, यहाँ पे जो इनका कहना है कि वो बाकी 250 बच्चों को छोड़ के वो अध्यापिका चली गई हैं। देखिए, वो 250 बच्चों की देखरेख के लिए दूसरी अध्यापिका को लाया जाएगा, ये मेरा ख्याल है एडमिनिस्ट्रेशन का दोष है। और मेरा ऐसा मानना है कि हमारा कानून, अगर आपको मैं विदेश का अनुभव दूं अपना, विदेशों में जो मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव है वो हमसे अभी भी ज्यादा है। हमारे यहाँ बहुत अच्छी परिपक्वता से 6 महीने का समय दिया गया है इस वक्त। तो मेरा ख्याल है कि ये अपनी सोच है और ये एडमिनिस्ट्रेशन का प्रश्न है कि अगर एक एम्प्लॉय मिसिंग है तो उसकी जगह कौन सा एम्प्लॉय आएगा, जिससे उस एम्प्लॉय का, अगर मैं बीमार हूं और मैं नहीं आ सकता हूं तो मेरी जगह कोई और काम करेगा और काम को हल निकाला जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की अवस्था है हमारे देश में, तो जैसे हमने शुरू में कहा कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर और परमानेंट लेबर, ये हो सकता है कि जो उद्योग की ज़रूरतें हैं उसकी वजह से हम इसको क्लासिफाई करें, लेकिन एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो भी मूलभूत अधिकार हैं या जो ज़रूरतें हैं किसी भी कर्मचारी की, वो चाहे वो परमानेंट हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट पे हो, सबकी समान है। जैसे
उसको सप्ताह में छुट्टी मिलनी चाहिए, तो परमानेंट वर्कर को जो मिलनी चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को भी मिलनी चाहिए। अब बल्कि वर्किंग आवर्स भी दोनों के बराबर होने चाहिए, कानून तो ये कहता है। बराबर होने चाहिए जी। तो अगर इस तरह की मानसिकता है या कोई गलतफहमी है उद्योग जगत में कि हम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो हैं उनसे किसी भी तरह का काम और बिना छुट्टी के और कितने भी वर्किंग आवर्स रख सकते हैं, तो ये जानकारी का अभाव है एक तो, और दूसरी एक मानसिकता भी बदलने की जरूरत है। और जो डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर